आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत करता हूं। जी शुक्रिया। महमूद साहब, जिस तरीके से आपने दिल्ली दंगों के केस लड़े और कई बेगुनाहों को जो है रिहा भी कराने में आप कामयाब रहे, राबिया सैफ़ी का मामला आप देख रहे हैं, साथ ही अभी जिस तरीके से मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की जो है ATS के ज़रिए गिरफ़्तारी हुई, इन सारे मामलों पर किस तरीके से आप नज़रिया अपना जो है सामने रखना चाहेंगे और किस तरीके से देखते हैं लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस साजिश को? हम देखिए, सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये साजिश शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दूसरी माइनॉरिटीज़ और OBCs के ख़िलाफ़ भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा निशाना बनते हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बनते हैं इसमें। पहले तो एक बात ये समझ लेनी चाहिए। और जो भी पुलिस और प्रशासन है, जब भी इनका मसला आता है, इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम कम्युनिटी का और दूसरी माइनॉरिटीज़ का ख़ास तौर पे, तो उनका रवैया जो है दूसरी तरह से होता है, जैसे और बाकी सब केसेस में बहुत दूसरी तरह से होता है। OBC के केसेस में भी बहुत ही ज़्यादा पक्षपात बढ़ता जाता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं जितना SC ST और माइनॉरिटीज़ के केसेस में। तो जो ये आप केसेस दिल्ली दंगों के बता रहे हैं, उसमें तो हमने ना सिर्फ बेगुनाहों को छुड़ाया बल्कि पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ और जो उनके राजनीतिक आका हैं होम मिनिस्ट्री में बैठे हुए, उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की पेशकदमी की और उसके अच्छे नताइज भी आ रहे हैं। पुलिस के ख़िलाफ़ अब बहुत, आप रोज़ पढ़ रहे होंगे, बहुत सख्त जो है टिप्पणियाँ भी आ रही हैं और हमें डायरेक्शंस भी कई मिली हैं कि पुलिस के ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई करें। यही जो आप संगम विहार की लड़की जो जिसकी इतनी जान एक वहशियाना तरीके से जिसकी हत्या हुई और जिसके साथ हत्या से भी पहले पता नहीं क्या क्या बर्बरता की गई होगी, वो भी, उसमें भी पुलिस का रवैया जो है एकदम वैसा ही है जैसा कि आमतौर पे इन केसेस में होता है। यानी कि पुलिस और प्रशासन और राजनीतिक पार्टी, ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी के लोग इस तरीके से ये इसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई लड़की की कमी निकाली जाए, जो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है और अपने आप में एक जुर्म है, जिसके ख़िलाफ़ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस केस में भी जो पुलिस ने रवैया अख्तियार किया, मैं आपके पहले इंटरव्यू में भी बता चुका हूँ और अब दोबारा भी बता रहा हूँ कि पुलिस का रवैया बिल्कुल भी सच ढूंढने का नहीं है बल्कि सच छुपाने का है इसमें, और उसमें दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से शामिल नज़र आती है। तो ये हो गया इस लड़की का केस, जो अब हमने सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है। किसी भी दिन अब उसकी हियरिंग आ जाएगी जिस पे हम CBI इंक्वायरी के लिए बोल रहे हैं और ट्रांसफ़र करने के लिए कि ये केस दिल्ली में ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनल किडनैपिंग या एब्डक्शन या उसको अगवा किया गया है और जहां वो आखिरी बार पुलिस की कस्टडी में देखी गई है या पुलिस कस्टडी में थी इन्वेस्टिगेशन में, वहाँ दिल्ली थी, तो वहीं से गायब हुई है लड़की। तो ये तो हो गई वो। जहाँ तक मौलाना कलीम सिद्दीकी का सवाल है, और उससे पहले भी जो ये धर्मांतरण के जो झूठे मुकदमे में बहुत सारे आलिमों को फंसाया गया है, लेकिन अब हद हो गई है कि इतने सीनियर आलिम को, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके ऊपर भी ये झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है। लेकिन पूरी जो कम्युनिटी है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की, वो उतनी ताकत से एहतजाज नहीं कर रही, इसीलिए जो मनुवादी ताकतें हैं उनका हौसला भी बढ़ रहा है। इस केस में भी मुझे कोई इसमें शक नहीं है, जो सबूत हमारे सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार की जो अखबारों में हम पढ़ रहे हैं और टेलीविज़न और चैनल्स के माध्यम से जो हमें नज़र आ रहा है, वो साफ एक साजिश नज़र आ रही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को और दूसरे लोगों को भी ये धर्मांतरण के झूठे मुकदमों में, जिसमें कोई भी सबूत नहीं, कोई भी तथ्य नहीं है बातों में, उसमें फंसाया जाए, ताकि इलेक्शन में, जो UP का आने वाला इलेक्शन है, उसमें फ़ायदा उठाया जाए। और इसमें कुछ भी नहीं नज़र आता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इसमें कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ का कोई भी मजहबी रहनुमा या पॉलिटिकल लीडर या बिज़नेस करने वाला या सोशल वर्कर कोई भी सेफ़ नहीं है, अगर हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे और उन अफसरों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्हें जेल नहीं भिजवाएंगे और उनके राजनीतिक आकाओं को भी, तो तब तक ये जुल्म बढ़ते रहेंगे। अगर हम सब मिल के साथ इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, कोई भी सेफ़ नहीं है। आज किसी का नंबर है, कल किसी और का होगा, और एक एक करके सभी जाएंगे। और आसाम में भी जो हुआ है, जो आपने देखा, वो भी इस बात की तरफ सीधा सीधा इशारा कर रहा है। जो बात हम CAA NRC के पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान कह रहे थे कि शुरुआत मुसलमानों से होगी, उसके बाद SC ST का नंबर आएगा, तो वही शुरुआत जो CAA NRC
लागू करने के बाद होनी थी, वो आसाम में आप लोग देख रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके से लोगों को खुद अपनी ज़मीन से, जहाँ के उनके पास सारे कागज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको ज़बरदस्ती गोलियां मार मार के, जैसे फ़िलिस्तीन में जो कार्रवाई जिस तरीके से जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वो कर रही हैं, उसी तरीके से भारत में भी शुरू हो गई हैं। ट्राइबल्स के साथ तो ये बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन अब मुसलमानों के साथ भी शुरू हो गया है। ट्राइबल्स के साथ ये छत्तीसगढ़ में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगह, उड़ीसा में, झारखंड में, कई जगह होता रहा है, और छत्तीसगढ़ में तो अभी भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जुल्म बढ़ते रहेंगे अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से और पीसफुल तरीके से खड़े नहीं होंगे। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है या किसी को इंसाफ दिलाने की आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अभी हाल ही में जैसे एमआईएम दिल्ली सदर कलीमुल हफीज़ के खिलाफ जो है जामियानगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है कि जो जालिम ताकतें हैं वो तो ये काम करेंगी ना, क्योंकि उन्हें पता है वो गलत काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। और एमआईएम तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें अगर उनके दिल्ली के प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ अगर मुकदमा दर्ज किया है तो पूरे मुल्क में उन्हें एहतजाज करना चाहिए। ख़ास तौर पे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ उनकी, बिहार में, तो जब तक बड़े लेवल पे एहतजाज नहीं होंगे, जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होंगे बड़े लेवल पे, जब तक ये हौसले बढ़ते रहेंगे, एमआईएम के जो सदर हैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ना। क्योंकि उनका जुर्म क्या है कि वो जो संविधान तोड़ के, जो कानून तोड़ के पुलिस अफसर और जो आरएसएस और बीजेपी और मनुवादी ताकतें हैं वो गलत काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शांतिपूर्ण ढंग से उनका फ़र्ज़ भी है और उनकी ड्यूटी भी है, और उनको करना भी चाहिए, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन हम सबको उनके साथ खड़े रहना चाहिए। ख़ास तौर पे एमआईएम को तो पूरे मुल्क में इसको मिसाल बना के, नहीं तो ये तो हर जगह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इसके कार्यकर्ताओं को इस तरह बंद करते रहेंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे, तो जब तक हमारा रिएक्शन स्ट्रांग नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि हम सब लोग साथ आके ये जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं ताकतें, ये जो ख़ास तौर पे गुजराती बिजनेसमैन हैं मनुवादी मानसिकता के, वो पूरी तरीके से भारत देश की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और चाइना के सामने घुटने टिकवा रहे हैं भारत को। जितनी ज़मीन चाइना छीन चुका है हमारी, जितनी ट्रेड डेफिसिट है, कोविड वायरस पूरी दुनिया जानती है कि चाइना ने फैलाया है, लेकिन हमारा देश उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा रहा। तो ये सब चीज़ें जो अब जाके प्रधानमंत्री ने बड़े दबे लफ्ज़ों में यूएन में, वो भी डायरेक्टली नहीं कहा है चाइना के खिलाफ। तो ये जो गुजराती बिजनेसमैन है ना, वो देश को बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। वो तो खैर मनुवादी बिजनेसमैन है, तो वो तो कुछ भी बेचकर अपना फ़ायदा करना चाहते हैं, तो वो पूरा देश बेच रहे हैं। और जब तक, मैं एक और बात कह रहा हूँ कि सभी को, अब हमें प्रधानमंत्री जी भी अब कठपुतली रह गए हैं, अडानी, अंबानी और इन जैसे बड़े बड़े जो मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, उनकी एक कठपुतली ही हैं। होम मिनिस्टर भी वही हैं और योगी साहब भी वही हैं। अब ये जितनी भी सरकारें हैं आरएसएस और बीजेपी की, वो कठपुतली हैं गुजराती बिजनेसमैन की जो मनुवादी मानसिकता के हैं। इसमें अब हमें कोई शक और शुबा रह ही नहीं गया है। तो प्रोटेस्ट भी होने चाहिए, तो इनके खिलाफ होने चाहिए, अडानी जी के खिलाफ, अंबानी जी के अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे इनके घरों के बाहर, तो देखिए कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन अगर सब लोग साथ आके नहीं आएंगे तो एक भी नहीं बचेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, एक भी नहीं बचेगा। अब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे दिल्ली के एमआईएम के अध्यक्ष जो हैं, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट होने चाहिए एमआईएम को भी, और उसकी जो भी सहयोगी पार्टियाँ हैं उसको पूरे मुल्क में बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने चाहिए कि ये क्या ज़्यादती है। तुम जानबूझ के उसमें दिल्ली सरकार की दिल्ली पुलिस ही मदद कर रही है। वैसे बोलते हैं कि हम लोग अलग अलग हैं, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस मिलके ये जो संगम विहार की बच्ची है मुस्लिम, जिसको कत्ल कर दिया गया, उसमें साफ जाहिर है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस के बीच में साठगांठ है। दोनों ही पैसे का एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं, दोनों तंजीमों के जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, और उसका फ़ायदा पैसे कमा के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं अपने राजनीतिक आका को देते हैं। यहाँ जो सिविल डिफेंस वाले हैं वो ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी को दे रहे होंगे, और जो पुलिस वाले हैं जो एक्सटॉर्शन करते हैं कोरोना के नाम पे और दूसरी चीज़ों पे, वो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी को एक्सटॉर्शन करके पैसे दे रहे होंगे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। लेकिन ईमानदार अफसरों को लाने के लिए भी तो हमें एजिटेशन ही करने पड़ेंगे ना। अब तो हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट ही एक रास्ता है, अदालती कार्रवाई भी, कानूनी कार्रवाई भी और प्रोटेस्ट। जितना मजबूत प्रोटेस्ट होंगे, अदालतों को भी उतनी जल्दी चीज़ें महसूस होना शुरू होंगी। तो मैं प्रोटेस्ट के लिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे सब साथ आके, तो इस तरह की ज़्यादतियाँ दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। कोई भी अपने घर में सेफ़ नहीं है।
राबिया सैफ़ी की जिस तरीके से बात है, उसकी कुछ तस्वीरें जो डिमांड की जा रही थी, लोग आवाज़ उठा रहे थे कि अगर उसका निकाह या उसने शादी की है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट या उसका निकाहनामा सामने आना चाहिए। उसकी शादी की फ़ोटो और वो सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में आई, लोगों ने वायरल भी की, चलाई भी। तो ये किस हद तक लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करता है? क्या ये, हालांकि उनके घर वालों का अभी भी यही कहना है कि ये सब कुछ गलत है, सब कुछ झूठ है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, इन सारी तस्वीरों को? मैं इस चीज़ को नॉन इशू मानता हूँ, बिल्कुल नॉन इशू है। इसीलिए मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता हूँ कि ये एक मर्डर का, और मर्डर से पहले जो उसके साथ ज़्यादती हुई है, जो सेक्सुअल और दूसरे तरह की भी है, उसका केस है, उस पर कंसंट्रेट किया जाए। उसका जो मालिक, जो उसका बॉस था, वो एक दिन पहले रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है रंगे हाथों। करोड़ों रुपए की कलेक्शन का मामला है ये, उससे कनेक्टेड केस है। पुलिस उससे इंटरोगेशन कर रही थी बच्ची से जब वो गायब हुई थी। ये सब सबूत मौजूद हैं। तो ये इशू उसका है। उसको डाइवर्ट करने के लिए जो ये आम आदमी पार्टी के और दिल्ली पुलिस के जो भ्रष्ट लोग हैं वो करना चाहते हैं, वो डाइवर्ट हम नहीं होने देंगे। हम उस चीज़ पे नहीं जाना चाहते। ये बिल्कुल इररेलेवेंट बात है। उसका मर्डर और मर्डर से पहले उसके क्या हालात थे, किस तरीके से उसे जालिमाना तरीके से, वहशियाना तरीके से मर्डर किया गया है, और उसमें क्या जिस लड़के ने सरेंडर किया है वो इस बड़ी साजिश का क्या हिस्सा है, ये मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है इसमें। अभी क्या कार्रवाई जो है इसमें अब तक पहुंची है? हमने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर रखा है। अब आज 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया फ़ाइल किए हुए। तो मेरे ख्याल से वो कभी भी हियरिंग पे आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुनवाई होगी और दुनिया के सामने आएगी बात, और हम उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे एक बार सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आता है तो जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि महमूद प्राचा साहब ने भी बताया कि जो फ़ोटोज़ और जो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह वो वायरल किए गए हैं, ये यकीनन ही मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसी तरह आपके ऊपर जुल्म लगातार होते जाएंगे। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।